दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक क्वेश्चन का सेट लेकर आया हूँ जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन से संबंधित इतिहास का कुछ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स है। आप इसको देखेंगे पूरे वीडियो को, इससे आप आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हैं। तो आप इसे पूरा वीडियो देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है। अच्छा, ये और दूसरी बातें ये हैं कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन इतिहास से संबंधित हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा, ठीक है, इनके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो वास्को डी गामा जो व्यक्ति हैं, ये आपको पता है पुर्तगाली है, ठीक है। पहली बात तो पता है पुर्तगाली है, और ये व्यक्ति पुर्तगाल से भारत आए थे। कब आए थे? 1498 एडी में आए थे, ठीक है। ये तो आपको पता है। दूसरी बातें ये भी आपको जानना है कि ये अफ्रीका महादेश के सबसे नीचे यानी कैप ऑफ गुड के पास आकर अपना एक डेरा डाले थे। वहाँ से फिर ये यानी अफ्रीका के सबसे नीचे पार्ट से यानी दक्षिणी पार्ट से, जो कि जिसका नाम है कैप ऑफ गुड होप, वहाँ से अब्दुल माजिद करके एक व्यक्ति थे जिसका पथ प्रदर्शक बने, ठीक है। वो उनको लेकर यानी किसको, वास्को डी गामा को लेकर कालीकट बंदरगाह पहुँचे, जहाँ पर जमोरिन नाम के वहाँ के शासक ने पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा का स्वागत किया, और यहाँ पर आकर उसने मसाला का व्यापार किए, मसाला लिए अपने जहाज़ में, और यहाँ से वापस गए पुर्तगाल। और कहा जाता है, इतिहास में दर्ज है कि आने जाने खर्चा छोड़कर उसे 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था, ठीक है। आने जाने खर्चा अगर छोड़ दिया जाए तो उसे 60 गुना ज़्यादा लाभ हुआ था। इसी को देखते हुए यूरोपीय वासी भारत में आने के लिए सोचने लगा, यानी भारतीय व्यापार करने के लिए, खासकर मसाले का व्यापार करने के लिए सोचने लगा। और ये वास्को डी गामा एक बार तो 1498 में आए थे, दूसरा बार यात्रा किए थे 1502 ईस्वी में, दूसरी बार आए थे, और यहाँ पर आकर अपना एक कह सकते हैं कि मसाला का व्यापार करना शुरू किया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा बी, 1498 एडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो जो पुर्तगाल निवासी यानी यहाँ पर आए और जो व्यापार करना शुरू किए, धीरे धीरे एक कंपनी का स्थापना किया गया। पुर्तगाल क्या मतलब कहने का मतलब वहाँ का शासक के द्वारा, यानी वहाँ के शासक कौन थे उस समय, तो वो थे पॉप अलेक्जेंडर, ठीक है। याद रखेंगे, उस समय पॉप अलेक्जेंडर वहाँ के शासक थे। अलेक्जेंडर 6 थे, ये वहाँ के शासक थे। उसने एक कंपनी का स्थापना किया गया था। वो कंपनी था, याद रखेंगे, इस्तादो द इंडिया, ठीक है। इसका नाम था इस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी स्थापना किया गया था। आगे चल के 1500 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वरेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत 2 जहाज आया, पुर्तगाली जहाज, ठीक है। और यहाँ पर पुर्तगाली द्वारा पहला फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था वो था कालीकट में, ठीक है, कालीकट में। लेकिन जमोरिन द्वारा इसे बंद करवा दिया गया। और फिर इसके बाद 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसाले के व्यापार के लिए जो एक अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित किया गया पुर्तगाली द्वारा, वो फैक्ट्री है कोचीन में। ध्यान रखेंगे, वो फैक्ट्री कोचीन में स्थापित किया गया। और इसके बाद यहाँ पर लगातार चलते रहा। दूसरा फैक्ट्री इसने 1505 में
कुरनूर पर स्थापित किया गया था। कुरनूर पर स्थापित किया गया था, दूसरा फैक्ट्री था। इस प्रकार भारत में अब पुर्तगाली का वायसराय बन के भी कोई आने वाले थे, तो याद रखेंगे भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय जो बन के आए थे वो थे अल्मीडा। ध्यान रखेंगे, अल्मीडा ये व्यक्ति आए थे। कब आए थे? 1505 से 1509 के बीच में रहे ये यहाँ पर, और ये पहला वायसराय बन के आए। इसका एक पॉलिसी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस पॉलिसी को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ध्यान रखेंगे, वो पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, पॉलिसी। और इसे हिंदी में शांत जल की नीति कहा जाता है। इसका एक मकसद ये था कि इसने मजबूती से सामुद्रिक नीति का संचालन करना चाह रहा था। फिर इसके बाद पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय बन के आए जिसका नाम है अल्बुकर्क, ठीक है। सेकंड वायसराय जो आएंगे वो होगा अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क कब आएंगे ये भी ध्यान रखेंगे। ये जो व्यक्ति है अल्बुकर्क, ये कब आएंगे? ये आएंगे 1509 से लेकर 1515 तक यहाँ पर दूसरा वायसराय बन के आएंगे। और ये याद रखिएगा, इसे पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और इसने जो अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी था उसको बंद कर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, या कह सकते यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना और इससे गोवा को अपना महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। और अल्बुकर्क ने एक बात कहा गया था इसके द्वारा कि जितने भी पुर्तगाली निवासी यहाँ पर रह रहे हैं वो सभी का सभी भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और एक तीसरा जो मेन आप कह सकते हैं वायसराय बन के आए थे वो थे, याद रखेंगे, तीसरा वायसराय जो थे वो थे नूनो डी कुन्हा, ठीक है, नूनो डी कुन्हा। ये तीसरा वायसराय बन के आए थे और ये 1529 में आए थे, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, इसी ने बनाया था। और अंत तक गोवा में पुर्तगाली वासी रहे और आज़ादी के बाद तक रहे इसने। लेकिन पुर्तगाली आने से एक दो चीज़ें हमको मिला, वो था यहाँ पर भारत में तंबाकू खेती करने सिखाया। हमारे आलू जो सबसे फेवरेट सब्जी के रूप में मिलता है, खाते हैं हम लोग, वो भी पुर्तगालियों का ही देन है। टमाटर भी पुर्तगालियों का ही देन है, टमाटर खेती आप कह सकते हैं। जहाज़ निर्माण भी पुर्तगालियों का ही देन है तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों का ही देन है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे अच्छा एक कला, स्थापत्य कला में गोथिक कला का जो विकास किया हुआ था वही पुर्तगालियों का ही देन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा अल्मीडा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? मैंने अभी बताया कि भारत में पुर्तगालियों की वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे अल्बुकर्क, ठीक है। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे जो कि 1509 ईस्वी में आए थे और 1515 तक यहाँ पर रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? यानी किस स्थान पे पहला दुर्ग निर्माण किया था पुर्तगालियों द्वारा? तो आपको मैंने बताया, पीछे ही बताया कि पुर्तगालियों ने पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो कालीकट में था, जो कि जमोरिन द्वारा बंद करवा दिया गया था। दूसरा फैक्ट्री जो स्थापित किया था, यानी आप इसे कह सकते हैं जो सफल पहला फैक्ट्री था वो था कोचीन, ठीक है, कोचीन में था, जो कि स्थापित हुआ 1503 में, ठीक है, 1503 में। और एक यहाँ पर कन्नानौर लिखा हुआ है, ये कन्नूर कह दीजिए अच्छा रहेगा। ये दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था
1505 में। तो इसका सही जवाब होगा कोचीन होगा, ध्यान रखेंगे, पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो आपको पता है कि मध्यकाल में जो सबसे पहले जो व्यापार स्थापित किया था वो थे पुर्तगाली, आपको पता है 1498 में, ठीक है। इसके बाद में डच आए, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। यानी पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ठीक है। तो सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किया था, आपको अभी भी मैंने बताया कि अल्मीडा जो थे वो ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत में, शांत जल नीति के तहत में एक पॉलिसी लेके आया था जिसका मुख्य उद्देश्य था सामुद्रिक नीति का संचालन, ठीक है। यानी इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल, ठीक है। इसी ने सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई वह था। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल में बहुत सारे फैक्ट्री स्थापित किया गया था, उनमें से एक फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने स्थापित किया था वो फैक्ट्री है हुगली, ठीक है। हुगली की फैक्ट्री जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। बाकी श्री रामपुर में भी स्थापित होगा, चिनसुरा में भी स्थापित होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का डिमांड है उसका आंसर आपको हुगली होगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने लाया था और ये चाह रहे थे कि हिंद महासागर में अपना वर्चस्व कायम करें, ठीक है। यानी उस हो के जहाज़ कोई भी अगर लेके जाए तो उसका टैक्स इसे मिलना चाहिए। तो ये कोशिश में इस बात का था कि वाटर पर यानी समुद्र पर अगर वो टैक्स ना दे तो उसका लूटपाट करते थे उस जहाज़ में जो भी सामान भरा रहता था। तो इनका एक चीज़ कहना कि आप मुझे टैक्स दीजिए, आपके जहाज़ को लूटपाट नहीं किया जाएगा। तो ये जो पॉलिसी अपना अड्डा जमाया था वो पुर्तगालियों ने जमाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? ठीक है, कोलकाता का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है, ठीक है। तो कोलकाता का संस्थापक के तौर पर आपको पता है कि ये है जॉब चार्नोक, ठीक है, याद रखेंगे। इसका संस्थापक है जॉब चार्नोक। लेकिन इससे पहले एक दो बातें और ध्यान रखेंगे कि 1698 ईस्वी में अजीमुस्सान यानी मुग़ल बादशाह द्वारा अंग्रेज़ों को सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर, ये तीन जगह सूतानती, कालिकाता, गोविंदपुर, तीन गांव को ज़मींदारी दिया था अंग्रेज़ों को, जिसमें से जॉब चार्नोक ने वहां पर फोर्ट विलियम, याद रखेंगे, फोर्ट विलियम करके एक कह सकते हैं कि उस शहर का नींव डाला और उसी फोर्ट विलियम के को आगे चल के कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया। तो आप कह सकते हैं कि कलकत्ता शहर का निर्माण करने में जॉब चार्नोक का सबसे बड़ा हाथ है और कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने 1700 में पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। याद रखेंगे कब किया था? 1700 में। 1700 में पहली बार कलकत्ता को अंग्रेज़ों द्वारा पहला प्रेसिडेंसी घोषित किया गया था। दूसरी बात आपको पता है, कलकत्ता 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत का राजधानी भी बना रहा। तो ये राजधानी 1911 के बाद 12 में दिल्ली बना, ये भी आपको पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो 1911 तक कलकत्ता हमारा राजधानी बना रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? यानी भारत के साथ जो व्यापार करने की बात आई तो सबसे पहले संयुक्त पूंजी के तौर पर किसने अपना यहाँ पर हस्तक्षेप किया? तो याद रखेंगे डच द्वारा। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि डच जो लोग थे वो हॉलैंड के थे, ठीक है, हॉलैंड के थे। तो इसका पहला एक यात्री है जो 1596 में
कार्नेलिस डी हस्तमैन करके एक व्यक्ति हैं जो कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तक गए और इसी बीच में भारत में व्यापार करने के लिए 1602 ईस्वी में एक कंपनी का स्थापना किया गया जिसको शॉर्ट फॉर्म VOC कहा जाता है, यानी वेरिंगदे अस्त इंडेसे कंपनी, इस तरह का नाम था। इसी का नाम आगे चलकर चेंज कर दिया गया और उसका नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, तो ये पहला कंपनी था जो एक संयुक्त पूंजी लगा हुआ था और इसने भारत में पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो 1605 में स्थापित किया था और कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, कहाँ पर? मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था उस समय भारत में कौन शासक थे? तो आपको इतना पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। ठीक है, 1600 को हुआ था। तो उस समय भारत में जो शासन कर रहे थे वो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय के शासनकाल अकबर का रहा। ठीक है, किसका रहा? अकबर का रहा, क्योंकि अकबर का शासनकाल को देखेंगे तो ये है 1556 से 1605 तक। ठीक है, जहांगीर को देखेंगे 1605 से 1627 तक। ठीक है, इसके बाद अगर शाहजहां देखेंगे तो 1627 से 1658 तक और जहांगीर देखेंगे तो 1658 से 1707 तक। ठीक है, इस प्रकार करके अगर आप इसको सही तरीके से देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा अकबर की लंदन में जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी स्थापना हो रही थी उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए, जब कारखाना स्थापित करने की बात किया जाएगा तो पहली कारखाना जो स्थापित किया गया था वो कारखाना आपका उस समय का जो शासक थे वो शासक थे आपका जहांगीर, क्योंकि पहली कारखाना जो स्थापित हुआ था वो था 1608 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? सूरत में। तो उस समय जहांगीर शासनकाल था, अभी मैंने एक शासनकाल को बताया। ठीक है, इसके बाद तो आप इस देख लीजिए और सही तरीके से ये कारखाना कहा जाता है कि नहीं चल पाई, आगे चल के फिर से 1613 में कारखाना स्थापित होगी सूरत में। ठीक है, तो उस समय शासनकाल जहांगीर का था, यानी वही 1605 से 1627 तक जहांगीर शासनकाल है, जो कि आप देखेंगे तो उसी का शासनकाल में के तौर पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो याद रखेंगे अभी अभी हमने आपको बताया कि 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री लगाया जो कि चल नहीं पाया। इसी फैक्ट्री को आगे चल के 1613 में व्यवस्थित तरीके से सूरत में ही लगाया गया था। ठीक है, यानी आपका आंसर डी होगा, ध्यान रखेंगे सूरत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, तो पुर्तगाली को हराने वाला व्यक्ति कौन है जो स्वाली में हराया था? ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था। तो ध्यान रखेंगे जो ये युद्ध हुआ था वो एक्चुअली उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम है कैप्टन थॉमस बेस्ट। ठीक है, ये नाम है, ध्यान रखेंगे ये नाम है। इसने अंग्रेजी कैप्टन के रूप में काम कर रहे थे, सूरत के समीप स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका एकमात्र कारण ये था कि पुर्तगाली चाह रहे थे कि
भारत पर एकाधिकार स्थापित करके व्यापार किया जाए, तो उस एकाधिकार को तोड़ने का काम इसने किया था थॉमस बेस्ट द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सारा व्यापारी कंपनी है, डच भी है, अंग्रेज भी है, फ्रांसीसी भी है और पुर्तगाली भी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अपना अपना तो सबको फैक्ट्री लगाए ही, लेकिन कहा जा रहा है सूरत में सर्वप्रथम फैक्ट्री किसने लगवाया था। तो याद रखेंगे, अभी मैंने बताया कि सूरत में फैक्ट्री जो लगवाने वाला व्यक्ति हैं वो है अंग्रेज। ठीक है। 1613 में, यानी कहने का मतलब सफलतापूर्वक, और उससे पहले देखा जाए तो 1608 में ही लगाया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर देखिए, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली। ठीक है। यानी किसने अनुमति दिया था, याद रखेंगे अनुमति तो जहांगीर ने दिया था, क्योंकि उस समय शासनकाल उसी का चल रहा था। तो कहाँ पर स्थापित करने की बात की, अभी मैंने बताया कि इसका आंसर आपको सूरत होगा, क्योंकि 1613 में सूरत में ही कंपनी लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो जहांगीर द्वारा अनुमति मिला था, और जहांगीर द्वारा मिलने के बाद, अनुमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने सूरत में जाकर अपनी कंपनी स्थापित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, यानी कैसे प्राप्त किया था। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अंग्रेज बम्बई प्राप्त किया, तो वो किससे प्राप्त किया था, पुर्तगालियों से। कारण क्या था, देख आपको बताते हैं। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, याद रखेंगे, कैथरीन का विवाह किससे होता है, तो जेम्स चार्ल्स से होता है। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से होता है। तो जब ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से उसका विवाह हुआ, तो ब्रिटिश राजकुमार तो यहाँ आकर वो बम्बई नहीं हथियाएंगे। तो उस समय ब्रिटिश द्वारा जो एक कंपनी यहाँ पर स्थापित था, ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश राजकुमारी महारानी द्वारा, तो उसी कंपनी को बम्बई दे दिया गया। और कैसे प्राप्त हुआ था, तो पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप चार्ल्स द्वितीय को बम्बई मिला था, और उस बम्बई को चार्ल्स द्वितीय जो राजकुमार है ब्रिटिश का, उसने कंपनी को बम्बई दे दिया था। यानी याद रखेंगे, ये बम्बई जो प्राप्त हुआ था ब्रिटिश वालों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये था पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी जिस प्रकार आपका नाम दिया गया है, इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो होगा सर जॉन चाइल्ड को। इसे औरंगजेब द्वारा नहीं मानने पर, औरंगजेब की बातें नहीं मानने पर इसको भगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो देखिए, युद्ध कर्नाटक का है, इंडिया में हो रहा है, लड़ कौन रहा है, तो और लड़ने की वजह क्या है। तो याद रखेंगे कि ये युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का परिणाम था। यानी कहने का मतलब है, ब्रिटेन में इंग्लैंड और, या कह सकते हैं यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे हैं, और या उसके लड़ने की वजह था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के वजह से लड़ रहे हैं, और यहाँ वहाँ लड़ रहे हैं, तो उसका परिणाम यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। हुआ यूँ था, कर्नाटक का 3 युद्ध होगा। ठीक है, कर्नाटक का 3 युद्ध होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 तक चला, और ये युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और ये युद्ध लड़ा गया था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के वजह से। बाद में ये एक्सला-सापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया 1748 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच लड़ा गया। ठीक है, 1749 से 54 के बीच लड़ा गया, और ये
युद्ध पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हो गया। तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, इसी बीच में वांडीवास का भी युद्ध होगा, जो कि 22 जनवरी 1760 को, ठीक है, 22 जनवरी 1760 को इस वांडीवास के युद्ध में मान के चलिए फ्रांसीसी की बुरी तरह हार होती है, बुरी तरह हारते हैं। इसके बाद फिर फ्रांसीसी कभी भी इंडिया में अपना सिर उठा नहीं पाते हैं। और इस युद्ध के बाद 1763 में पेरिस की संधि होगी और फ्रांसीसी को एक जगह सीमित होना पड़ेगा, वो जगह होगा पौंडीचेरी, ठीक है। और इस प्रकार फ्रांसीसी भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्र शक्ति के रूप में समाप्त हो गए और वो एक जगह सीमित होकर रह गए, यानी फ्रांसीसी का बेड़ा गर्क हो गया तीसरा कर्नाटक युद्ध में, ठीक है। लेकिन लड़ा जा रहा था अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? देखिए, ये कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, ठीक है, कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। कर्नाटक युद्ध में दो राजाओं को आपस में, या कह सकते सूबेदारों को आपस में लड़ाया जा रहा था, ठीक है, जो कि इसमें सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति डुप्ले था, जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, ठीक है। डुप्ले जो यहाँ पर आए थे वो 1731 में आए थे, और क्यों आए थे तो चंद्रनगर का गवर्नर बनाकर लाया गया था फ्रांसीसी द्वारा। फिर 1741 में इसे पौंडीचेरी गवर्नर बना दिया गया, और अंत में जब दूसरा कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की हार होती है तो 1754 में इसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा वापस अपने पास बुला लिया जाता है, ठीक है, बुला लिया जाता है। इस प्रकार डुप्ले का महत्वाकांक्षा ही कहिए, जिसमें कर्नाटक का दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे क्लाइव है, जो क्लाइव को देखिए ध्यान रखेंगे, क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि ये बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक था, याद रखेंगे, 1757 से 1760 और 1765 से 1767 के बीच 2 बार बंगाल गवर्नर बन के रहे। इसके बाद अल्बुकर्क आपको बता ही दिया गया था अल्बुकर्क के बारे में, कि अल्बुकर्क जो हैं वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है, जो 1509 ईस्वी में आए थे और 1515 तक रहे, जिसे पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और तीसरा एक व्यक्ति हैं वारन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर बन के आए और 1774 में इसे बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और इसकी कार्यकाल 1772 से 1785 तक इंडिया में बंगाल गवर्नर जनरल बन के रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना कहाँ लगाया था, ये क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना जो लगाया था वो था सूरत में, ठीक है। और कब लगाया था, तो 1668 में। आपको पता है फ्रांसीसी कंपनी 1664 में स्थापित किया गया था, सबसे बाद में आया था यहाँ पर वो, और कह सकते हैं कि ये सबसे बाद में भी सूरत में अपना कारखाना खोला था, ठीक है। और कारखाना खोलने में फ्रैंकोस केरो द्वारा इसका सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी की संस्थापक माना जाता है? ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक के तौर पर जो माना जाता है, एक बात इससे पहले और एक दो बातें ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना किया गया था वो था 1664 में, आपको भी मैंने बताया। उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे, तो याद रखेंगे लुई 14वां उस समय फ्रांस के सम्राट थे, ठीक है। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी का नाम जो था उनका बड़ा अजीब नाम है, कंपनी का नाम है कंपनी फ्रांसीसेज देस इंडेस ओरिएंटस, ठीक है, ये नाम है। और इसने 1668 में सूरत में पहला फैक्ट्री खोला। इस फैक्ट्री को भारत में लाने में सबसे बड़ा जो अहम रोल अदा किए थे तो लुई 14वां का एक मंत्री थे जिसका नाम था कोलबर्ट, ठीक है, कोलबर्ट। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि
क्वेश्चन याद पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाते हैं? तो कोलबर्ट। ठीक है, कोलबर्ट कौन है? लुई 14वां के, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री है। इन्हीं के प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ठीक है, तो याद रखेंगे, तो डचों ने जो स्थापित किया था डच कंपनी, ठीक है, जो आप अभी आपको मैंने बता चुका हूँ कि डच कंपनी जो स्थापना हुआ था इसके बारे में बता चुका आप लोगों को। तो ये 1602 में स्थापित किया गया था। तो ये जो डच कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था वो था आपका चिनसुरा में, बंगाल चिनसुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में, उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो अंग्रेजों को जो अफीम और या कह सकते यूरोपवासियों को सोरा प्राप्त होता था वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार ही एक ऐसा केंद्र था जहां से अफीम और सोरा प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यानी क्वेश्चन घुमा फिरा के वही है, यानी इसका आंसर आपका बिहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आपको पता है ये 1498 में आए। ठीक है, इसके बाद जो डच है वो 1602 में, ठीक है, या उससे पहले भी आ चुके थे। ये लगभग 1605 में आते हैं। ठीक है, अपने फैक्ट्री स्थापित करेंगे 1608 और 1613 में, और सबसे बाद में 1664 में इसकी स्थापना होगी और भारत में ये अपनी कोठी स्थापित करेंगे, फैक्ट्री स्थापित करेंगे 1668 में, यानी 4 साल के बाद। इस प्रकार अगर इसका क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो सही आंसर आपका होगा फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे और इसी ने अपना यहाँ सबसे लास्ट में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। कब? 1668 में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका छोटा सा एक कह सकते हैं टॉपिक में 26 क्वेश्चन था। 26 क्वेश्चन को आप देखें सही से, आप इससे 26 नहीं बल्कि कई गुना आप क्वेश्चन आपको पूरा वीडियो देखते हैं तो कई गुना ज़्यादा आपको लाभ होने वाली है। तो चलिए आज यहीं तक, अगला कुछ दूसरा वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।